चैप्टर 1, रुद्राक्ष वॉइस क्लियर आ रही है बेटा, सुन पा रहे हैं? तो चैप्टर 1, बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा लिखित ये पाठ है। इस पाठ में प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी, किस तरह से उन्हें आम आदमी के दुख दर्द का बेजोड़ चिटेरे कहा गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो थे जिन्होंने पहली बार कहानियों को आम लोगों से रिलेट किया। इससे पहले की कहानियां हमेशा जो भी प्रचलित थी वो कहानियां बहुत ज्यादा कल्पनाओं पर बेस्ड थी, इमेजिनेशन पर बेस्ड थी। तो ये कहानी प्रेमचंद ने जो लिखी थी, क्योंकि ये आम आदमी के दुख दर्द से रिलेटेड थी, तो इसलिए इन्हें आम आदमी के दुख दर्द का चितेरा कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेमचंद ने ये जो पाठ प्रवेश, अभी तुम छोटे हो इसलिए इस ऐसे कामों में हाथ मत डालो, कई बार ऐसा बच्चों से कहा जाता है, और इसको सुनते ही बच्चे सोचते हैं कि अगर हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ नहीं होता। कई बार घर के जो बड़े लोग हैं वो भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें वो नहीं कर पाते। म्यूट करना है क्या? वॉइस काइंडली म्यूट योरसेल्फ। म्यूट। तो यहाँ पे जो पाठ प्रवेश में दिया गया है, बुक सामने रखिए, क्योंकि जो बड़े भाई होते हैं उनको कितने सैक्रिफाइस करनी होती है, क्या क्या चीजें हैं जो वो चाहकर भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वो चाहकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे ही एक बड़े भाई की कहानी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब पाठ आप शुरू करते हैं। ठीक है, अपनी बुक सामने रखिए। हाँ, तो यहाँ पे बड़े भाई साहब एक ऐसा बच्चा जो कि उम्र में भले कम है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उससे छोटा भाई घर में है और उसको सिखाने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है बड़े भाई पे, तो वो चाहकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। एक बड़े भाई को क्या क्या सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं इस कहानी में बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे मतलब सिर्फ 3 क्लास आगे हैं। उम्र में 5 साल का अंतर है, लेकिन वैसे सिर्फ 3 दर्जे, क्लास में 3 क्लासेस का ही डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने भी सेम एज में पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी जब इन्होंने तालीम, जो एजुकेशन पानी शुरू की, इस तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इसका मतलब इनके जो बड़े भाई हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं। कई क्लास को पास करने में उन्हें 1 से 2 साल का समय भी लगा, लेकिन अपने भाई की इस कमी को राइटर बहुत खूबसूरती से कवर करते हैं। बोलते हैं कि मेरे भाई पढ़ाई की चीजों में जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं समझते, तो इसलिए किसी क्लास में 1 साल 2 साल का समय भी उन्हें लग जाता है। मिहिका जैन, वॉइस क्लियर है, सुन पा रहे हैं? ओके, सो बड़े भाई साहब, रिद्धिमा शर्मा आप अपना वीडियो ऑन करो। नव्या शर्मा वीडियो आपको बताइए। ओके, तो यहाँ पे जो बड़े भाई हैं वो किस तरह से अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत जल्दबाजी से काम नहीं लेते। इसका मतलब किसी क्लास को पास करने में 1 से 2 साल का समय भी उन्हें लग रहा है, और छोटा भाई इतनी अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करता है कि वो उनकी इस दोष को ओपनली बोलना नहीं चाह रहा।
उसको भी एक खूबी में कन्वर्ट करता है और बोलता है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो तालीम पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेते। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, क्योंकि उनके भाई का मानना है कि अगर भवन की बुनियाद, बुनियाद क्या होती है? नींव। अगर किसी इमारत की नींव मजबूत ना हो तो एक आलीशान महल नहीं बन सकता। और पढ़ाई के मामले में अपनी रूट्स वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हर क्लास में उन्हें टाइम लग रहा है। मैं मकान कैसे पायदार बने, पायदार का मतलब क्या होता है कि मकान कैसे मजबूत बने, और अपने मकान को पढ़ाई का जो ये महल बनाने वाले हैं उसमें उनके बड़े भाई को टाइम लग रहा है। उन्हें एक क्लास को पास करने में 1 से अधिक साल भी लग रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से ये क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैं छोटा था वह बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। 14 इयर्स के थे। एज वाइज डिफरेंस जैसे ऑलरेडी शो कर चुके हैं 5 साल से ज्यादा है, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 क्लासेस का डिफरेंस है। उन्हें मेरी तंबीही और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। भारतीय फैमिलीज में क्या होता है कि यहाँ पे जो बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाई पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, गलती करने पे डांट सकते हैं। तो ये राइट बाय बर्थ बड़े भाइयों को मिला हुआ है। और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। एक अच्छा छोटा भाई मैं तभी बनता जब मैं अपने बड़े भाई के कही गई बातों को चुपचाप कानून की तरह फॉलो करता जाऊं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का मतलब पढ़ाई का बहुत दिखावा करते थे, पढ़ते रहते थे सुबह से शाम तक, लेकिन वो रियल पढ़ाई नहीं थी। बुक लेकर बैठना, पढ़ने का नाटक करना एक अलग चीज है। तो अपने भाई की इस हैबिट को उन्होंने अध्ययनशील वर्ड कि वे बहुत ही अध्ययनशील थे, मतलब सुबह से किताबें लेकर बैठ जाया करते थे, हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते और शायद अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशिए जो मार्जिन है उस पर बिल्लियों की तस्वीरें बनाते, कभी एक ही लाइन को बार बार लिखते, 10 बार लिख लिया करते। तो इस तरह से वो जो यहाँ पे बड़े भाई हैं उनके बारे में कहा गया कि वो अपने छोटे भाई, उनकी बातें क्लियर कुछ नहीं कर रही थी, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं या पढ़ते नहीं है, लेकिन कितनी सुंदरता से वो उस बात को कवर कर रहे हैं। मतलब एक ही कॉपी में मैंने एक बार लिखी हुई इबारत कुछ सेंटेंस देखे उन्होंने, क्या थे वो सेंटेंस? स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। अब इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही कुछ भी लिख रहे हैं। राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम, 1 घंटे तक, और उसके बाद फिर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। अब छोटे भाई को लगता है कि बड़े भाई ने ये पजल बनाई है, कोई क्विज है जिसका आंसर उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ पढ़ाई का दिखावा कर रहे थे और अपने बड़े भाई से पूछने की हिम्मत इसमें नहीं थी। ये 9वीं जमात में 9th क्लास में थे और उनके बड़े भाई, और ये छोटा भाई था 5वीं। तो इसे लगा कि मैं छोटा हूँ और बड़ी बात, इसे अंडरलाइन करना ये मुहावरा है। छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी उम्र में अनुभव में कम होने पर अपने से अनुभव व्यक्ति को इस तरह की बातें करना। नाउ पेज 56 पे फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। अब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको पढ़ने का कोई शौक नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। इसका मतलब ये पूरा दिन खेलते थे, थोड़ी सी देर के लिए पढ़ते, लेकिन जितनी देर पढ़ते बहुत मन लगाता था। तो इन अपने बारे में प्रेमचंद बोलते हैं कि मेरा 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। बहुत मुश्किल टाइम था वाला पढ़ना के लिए। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आता था, कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कहीं पानी पी गया तो पूछना ही नहीं। बस इस तरह से अपना समय करते थे, पत्थर उछालते, कभी कागज की तितलियां बनाते खेलते उनसे, और कभी चारदीवारी से कूदकर ये बाहर भागते, कभी फाटक पर यदि एक दरवाजा एक गेट है उस पर ही चढ़कर उस पर लटक कर झूला झूलते खेला करते। इनको इन सारे का आनंद आता और हर बार पूरी इतनी देर खेलने के बाद जब घर आते
इनके भाई का इनसे सबसे पहले एक प्रश्न होता था, तो प्रश्न था कहाँ थे, और इस प्रश्न को सुनते ही छोटे भाई डर के मारे उनकी हालत, क्योंकि क्या जवाब दे, क्या इनके कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, और स्नेह और रोज से मेरे शब्दों से मेरा सत्कार में वेलकम किया जाता, बहुत डांट पड़ती बड़े भाई से, क्यों कहते रहे वो पूरा टाइम, और इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक अल्फाबेट भी नहीं आएगा, अंग्रेजी पढ़ना कोई खर्च नहीं। बड़े भाई के स्टेटमेंट से मेरे क्वेश्चन आते हैं, समझा दीजिए, हर सब्जेक्ट में छोटे भाई को डरा रहे हैं, उनको स्कीम बता रहे हैं कितना मुश्किल है, अगर ऐसे पढ़ोगे खेल खेल कर कभी नहीं आएगा। यहाँ रात दिन आप ये भी एक मुहावरा है कि आंखें फोड़ना मतलब अधिक प्रयास करना और खून जलाना पड़ना, ये मुहावरा इसका मतलब कठोर परिश्रम करना, तब कहीं यह विद्या आती है, और आती क्या है, कहने को आता है बड़े भगवान भी शुद्ध उम्मीद नहीं हो सकते, मैं कितना मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो तुम्हारी आंखों का, ये सारी बातें बड़े भाई छोटे को जान रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो खेल कर अभी वापस आया है, और वो उसे कह रहे हैं कि तुमने देखा है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं शाम तक करता हूँ, तुम देखो सारा दिन खेलते हो, और इसके बाद वो कहते हैं तुमने कभी देखा मुझे, रोज ही क्रिकेट के हॉकी के इतने मैच होते हैं, मैं एक भी मैच नहीं देखूंगा, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, और उस पर भी एक दर्जा मींस एक क्लास में मुझे 2 या 3 साल तक पढ़े रहना पड़ता है, मींस किसी एक क्लास को पास करने में 2 साल 3 साल भी लग रहे होंगे, और तुम कैसे उम्मीद करते हो फिर कि पूरा दिन खेलने में लगा कर पढ़ के पास हो जाओगे, अगर इस तरह से पढ़ोगे तो उम्र भर पूरी लाइफ इस क्लास में पढ़ोगे, और बहुत आगे क्यों समय तक इस तरह से अपने भाई में डांट कर, दादा की गाड़ी कमाई के जिसे अंडरलाइन कीजिए, गाड़ी कमाई पसीने की कमाई, ये सारे एक तरह की बातें हैं, मेहनत से पैसे कमाने के लिए, क्लियर लिखना, विज्ञान शर्मा, गाड़ी कमाई इसका मतलब मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई, तो पेरेंट्स के पैसे की बर्बाद कर रहे हैं, बड़े भाई छोटे को डांट रहे हैं। Now next paragraph on page 56, मैंने लताड़ सुनकर आंसू बह गए, जवाब नहीं किया था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से, दीपांशु वॉइस आ रही है मेरी, दीपांशु सुन पा रहे, ओके, यहाँ पे भी जिन्होंने वीडियो कीजिए, नमन वॉइस आ रही है, ओके, मैंने लताड़ सुनकर आंसू आने लगा, आंसू आने का मतलब रोना, उनके छोटे भाई का रिएक्शन था कि वो डांट खाने के बाद बड़े भाई को रोने लगे, अपराध तो मैंने किया, लेकिन लताड़ कौन सही, भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे, डाउट क्लास में भी और इस तरह के नोट करवा के नोट करते चलिए, चैप्टर के साथ कुछ राइटर की कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं, तो पॉइंट्स बनाइए, ठीक है, सो बड़े भाई साहब पॉइंट्स कीजिए, बड़े भाई साहब इनको अध्ययन का दिखावा करते थे, पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, बड़े भाई साहब अध्ययन का दिखावा करते थे, सेकंड पॉइंट वाक कला में निपुण थे, ये बहुत अच्छे स्पीकर थे, ठीक है, आप लिखेंगे वाक कला में निपुण थे, नेक्स्ट अब पैराग्राफ रीडिंग पे वापस आ रहे हैं, जहां पे हमें कोई क्वालिटी या कोई पॉइंट मिलेगा उसमें नोट डाउन करते जाएंगे बड़े भाई के लिए, और इसी तरह अगर छोटे भाई के लिए कोई पॉइंट मिलता है तो हम वो भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो चैप्टर के एंड में हम नोट डाउन करेंगे। वापस से अगर बेटा कोई डाउट है तो डाउट कर सकते हैं, इस समय रीडिंग करेंगे, तो आप चेक कीजिए कि इस तरफ काफी सबको वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है, मुस्कान चंदी वॉइस क्लियर है, मुस्कान आपको नहीं आ रही वॉइस,
यहाँ पे रिया आपको बात किया, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं वॉइस? चलिए, सो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स थे, साथ में 2 पॉइंट्स मैंने बड़े भाई के लिए नोट करवाए हैं। बड़े भाई साहब अध्ययन का दिखावा करते हैं, और सेकंड पॉइंट अभी कि वो वाक कला में निपुण है, मींस बोलने के बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बोलते बहुत अच्छा है। तो जब भी भाई से डांट पड़ती तो छोटे भाई का रिएक्शन क्या था कि वो निराश हो जाता, उसकी हिम्मत टूट जाती, उसको लगता था कि मैं बड़े भाई जितनी मेहनत नहीं कर सकता, ऐसी जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मुझ में तो नहीं है। तो बहुत डिप्रेस हो जाते, निराश हो जाते, और थोड़ी देर बाद उन्हें लगता कि मैं क्यों नहीं घर चला जाऊं, गांव चला जाता हूं वापस, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, मुझसे नहीं होगी इतनी मेहनत जितनी कि बड़े भाई बता रहे हैं। घबराता था जब छोटा भाई, लेकिन थोड़ी देर बाद ये निराशा के बादल हटते और उसके बाद ये एक टाइम टेबल बनाता। अब ये वाला रिएक्शन बहुत अच्छा है, बहुत साइकोलॉजिकली इन्होंने इस चीज को हैंडल किया। कभी भी जब हमें पढ़ने की बहुत इच्छा होती है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक टाइम टेबल बड़ा बनाते हैं। अब वो टाइम टेबल बनता है और फॉलो होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद ने लिखा कि उन्होंने जैसे ही निराशा हटी, उन्होंने सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाया, और उस टाइम टेबल को बनाने के बाद इतना अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं कि उसमें खेलने की चीज जो टाइम ही नहीं रखते, एक टाइम से दूसरे टाइम तक, सुबह उठना, नाश्ता करना, पढ़ना, 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब में मैथ्स, 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल, पेज 57 फर्स्ट लाइन, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना, 4-5 बजे भूगोल मीन्स ज्योग्राफी पढ़ना, देन 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, और इसी तरह से पूरा इन्होंने आगे तक टाइम टेबल दिया। 8 से 9 अनुवाद ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम यानी रेस्ट करना। ऐसा टाइम टेबल बनाता ये बड़े भाई की डांट सुनने के बाद, जिसको प्रैक्टिकली आप फॉलो कर ही नहीं सकते। कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक सब्जेक्ट उसने अपने लिए रखे हैं, कोई रेस्ट का टाइम नहीं रखा, और कोई एक ही दिन में इतना थोड़ा चेंज हो सकता है। अचानक जो पूरा दिन खेलने वाला बच्चा है, जो 1 घंटे भी नहीं पढ़ता, वो अचानक इतना पढ़ेगा, तो बस वो टाइम टेबल बना लेता है वो अपनी खुशी के लिए। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना, उसको इग्नोर करना, उसको फॉलो नहीं करना शुरू हो जाता। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी, वो फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले आती, और जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, कुछ भी याद नहीं रहता। भाई साहब की नसीहत, जो भी डांटा फटकारा उन्होंने एक दिन पहले था, सब कुछ भूल जाता। लेकिन जब फिर मैं वापस खेलने के बाद घर आता, फिर दबे पांव मीन्स पता ना चले भाई को, कोशिश करता है कि भाई साहब की नजर के सामने ही ना पड़ूं। सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब खतरा, किसी भी समय भाई साहब के सामने पड़ा और डांट पड़ेगी उसे। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच आदमी माया और मोह के बंदरों में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। इतनी हर दिन डांट पड़ती है, लेकिन फिर भी वह हर दिन खेलने के लिए पहुंचता है। सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना मतलब फाइनल एग्जाम्स हुए, और मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच का जो 3 क्लासों का डिफरेंस था, वो 3 से अब 2 क्लासें बची हैं। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, अंडरलाइन कीजिए, आड़े हाथों लूं, ये भी एक मुहावरा है, आड़े हाथों लेना। इस मुहावरे का मतलब, इसमें आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी बातें, अपमानजनक बातें कह सकते हैं। वो भाई जिसको पढ़ाई के लिए डांटा करते थे, वो पास हो गया और क्लास में फर्स्ट भी आया। तो एक बार तो इच्छा हुई कि भाई साहब से कहें कि कहाँ गई, देखो आपने कितनी मेहनत की, आपसे तो बेटर मैं रहा, सारा टाइम खेला, फिर भी क्लास में फर्स्ट आया हूं। लेकिन बाद में
जब भाई साहब को रोते हुए देखा तो बड़ी दिल से हमदर्दी हुई उनसे। हमदर्दी मीन सिंपैथी थी उनके लिए। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार, ये भी बहुत सारे मुहावरे हैं चैप्टर में, सब अंडरलाइन करते जाइए। घाव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तो इन्हें बड़ी शर्म आई अपने ऊपर कि मैं ये क्या सोच रहा था अपने ही भाई को, क्योंकि वो फेल हो गया तो मैं उसको बातें सुनाने का सोच रहा था, तो बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने ऊपर। लेकिन हाँ, कहा कुछ नहीं भाई को, लेकिन तब भी कुछ चेंजेस आ गए इनमें। जो भाई साहब का रौब था, जो डर था, वो धीरे धीरे कम होता गया। वो उनसे कहते हैं कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है, अभी तक बोला कुछ नहीं है इन्होंने अपने भाई से, लेकिन वो इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं पहले से। और बड़े भाई साहब अगर रोकेंगे खेलने के लिए तो वो इनको ये सब बातें सुना देंगे, ऐसा अपने मन में ठान चुके हैं। इनके भाई साहब की सहज बुद्धि बहुत थी, तो उन भाई साहब के लिए एक पॉइंट लिख लीजिए, व्यवहारिक बुद्धि बहुत है, बहुत स्मार्ट है, समझ गए बिना बोले कि छोटे भाई पहले जैसा डरता नहीं है। बड़े भाई साहब ने भाप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। अब हर दिन तो नहीं टोक रहे, लेकिन हाँ उसके बाद भी एक इंसिडेंट हुआ, दोनों भाइयों की बहस हुई, वो इंसिडेंट दिया गया। एक दिन भोर का मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह से ही गुल्ली डंडा खेलने चले गए। जब वापस लौटते हैं तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींचना मतलब अटैक करने के लिए आता है ये, उसको बहुत डांटने वाले हैं वो उससे कहते हैं इस साल पास हो गए तो और अपने दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गए। दिमाग का मतलब बहुत घमंड, बहुत एटीट्यूड हो गया आ गया है तुम्हें। भाई घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। अब उसको इंसिडेंट दे रहे रावण का। रावण के बारे में सुना है ना, क्या पढ़ा, कुछ सीखा उससे? या फिर इम्तिहान पास कर लेना एक चीज है और असल चीज है बुद्धि का विकास। इसको समझिए इस लाइन को, एग्जाम पास करना एक अलग चीज है और आपकी सहज बुद्धि बढ़े, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी है, सेंसेस हैं वो बढ़े, सहज बुद्धि बढ़े, वो एक अलग है। तो पेज 58 फर्स्ट लाइन, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, रटने के लिए मना कर रहे हैं वो। रावण का एग्जाम्पल ला रहे हैं। तो जो भाई साहब हैं बोलने में ना सिर्फ पारंगत हैं बल्कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उठा के ला रहे हैं, बिल्कुल सटीक उदाहरण। जैसे यहाँ पे लाए हैं रावण का एग्जाम्पल। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं, मतलब जो पूरे धरती के राजा माने गए। अंग्रेजों से भी कहीं बड़ा उनका राज्य था, लेकिन उसके बाद भी जब उसने घमंड किया अपनी लंका पे तो क्या हाल हुआ था, अंत में उसे चुल्लू पानी देने वाला भी कोई ना बचा। ये भी एक मुहावरा है, कुकर्म चाहे करो पर अभिमान ना करो, इतराओ मत। अभिमान किया और दीन दुनिया से गए। यहाँ पे रावण के इंसिडेंट से अपने भाई को समझा रहे हैं कि उसने घमंड किया था रावण ने और उसकी सोने की लंका जल गई थी। सेकंड एग्जाम्पल आप दे रहे हैं शैतान का, पेज 58 सेकंड पैराग्राफ, राघव शर्मा टंटे। सुनाई दे रहा है, क्लियर वॉइस आ रही है? गुड। सो थोड़ा ध्यान लगाएं पढ़ने पे, अपने डीपी के संग खेलना बंद करो। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बड़ा कोई भक्त, सच्चा भक्त नहीं है, और अंत में स्वर्ग से उसे नरक में ढकेल दिया गया। शाही रूम का भी एक एग्जाम्पल है। शाही रूम ने, ये जाने माने राजा हैं, एक बार अहंकार किया और उसका अंत क्या हुआ, भीख मांग मांग कर मर गया। और तुमने तो अभी सिर्फ एक क्लास पास की है और अभी से तुम्हें इतना घमंड हो गया। समझ लो मेहनत से पास नहीं हुए हो, ये संयोग बाई चांस था। अंधे के हाथ मानो बटेर लग गई। तो ये भी एक मुहावरा अंडरलाइन कीजिए, संयोगवश कोई चीज प्राप्त करनी, अयोग्य व्यक्ति को अगर अचानक कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाती है तो उसके लिए कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई।
पर ये अंधे के हाथ बटेर एक बार लग सकती है, बार बार नहीं। इसलिए सफल खिलाड़ी उसे माना जाता है जो कि हर बार ऐसी कोई चीज अचीव कर सके। बाय चांस कोई एक बार क्लास अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो अपने छोटे भाई को हर तरह से जो घमंड वो करने लगा है उसको समझा रहे हैं कि तुम गलत हो, घमंड तो रावण का नहीं टिका, तुम्हारा कहां से रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे मतलब मेरी क्लास 9th में, जो भी 9th में है बड़े भाई, तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना इसका मतलब वास्तविकता पता चलना। ठीक है, बहुत असलियत से तुम्हारा वाक्य सामना होगा, ये बता रहे हैं। जब एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। अब वो अपने हर सब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हिस्ट्री में क्या है होता है, कई बार सेम नाम के बहुत सारे किंग हैं, हेनरी 7वां, हेनरी 8वां, इस तरह से हम पढ़ते हैं, सेम नाम के कई सारे राजा हुए हैं, तो वो उनसे बोलते हैं कि कौन सा कांड हेनरी कौन से हेनरी के टाइम पे हुआ, ये याद रखना पड़ता है। और अगर आपने गलत लिख दिया तो इवन आपको सिफर मतलब 0 भी नहीं मिलेगा। दर्जनों विलियम हुए हैं, कितने कौड़ियों चार्ल्स हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं। जब आप इंग्लैंड का या उन कंट्रीज का जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप उस समय देखते हैं। बहुत सारे सेम नाम के किंग हैं, आपको उनके नाम के आगे थर्ड फोर्थ ये सब करके याद रखना पड़ता है, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ। तो वो कहते हैं कि गलत अगर हमने नाम का, राजा का नाम कुछ और लिखना था और आपने गलत लिखा तो आपके सारे मार्क्स वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो उसे लगता है कि दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते थे। इट मीन्स किसी सेम नाम के राजा है, उनके आगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो हम इस तरह से यूज करते हैं उसको उन्होंने शो किया, दोयम सोयम पंचुम। ठीक है, जैसे मान लो हेनरी 5th, लुइस 4th, इस तरह से जो आप यूज करते हैं, वो अपने छोटे भाई के सामने अपना बड़प्पन शो कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझसे नाम पूछते, 1000 नाम बताता, एक ही नाम के सारे राजा क्यों रखे। और फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग प्रॉब्लम बताई है, तो आप ये पॉइंट्स तैयार रख करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री की क्या प्रॉब्लम बताई, मैथ्स में क्या प्रॉब्लम बताई है, हिंदी में क्या है, हर एक सब्जेक्ट में बड़े भाई के स्टेटमेंट से कौन सी पॉइंट्स मिलते हैं, उस सब्जेक्ट में बच्चे कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अब ये ज्योमेट्री के बारे में बोल रहे हैं, खुदा ही पनाह, अब ज की जगह अ ज ब लिखा और सारे नंबर कट गए। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो भी इस तरह के फॉर्मूलाज जो भी है, अगर आपने उसकी जगह वही हिंदी में अ ब ज शो किया, अगर आपने वो फॉर्मूला गलत लिखा तो फिर कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलते। अब उसके लिए वो बोलते हैं इन निर्दयी मुमतहिनों से पूछो, मुमतहिनों मतलब एग्जामिनर्स। अगर आप फॉर्मूला में ABC की जगह BCA कुछ भी अलग लिखते हैं तो वो एग्जामिनर्स मार्क्स नहीं देते। अब वो इस बात को अपने छोटे भाई को शो कर रहे हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, दाल भात रोटी खाई या रोटी दाल भात, बात तो एक ही है, इसमें क्या हो गई। चाहते हैं एग्जामिनर्स चाहते हैं कि बच्चा एक एक अल्फाबेट याद कर ले, अक्षर अक्षर रट ले। अरे रटंत का नाम शिक्षा थोड़िया है, रटंत मतलब रटने का नाम। तो इस तरह से बेसिर पैर की बातें करके वो अपने छोटे भाई के सामने अपनी इमेज सही बना रहे हैं कि मैं तो बहुत मेहनत करता था, लेकिन जो हमारे क्लास में सब्जेक्ट में इतनी मुश्किलें हैं इसलिए मैं पास नहीं हो पा रहा। तो ये एक तरह से उन्होंने अपने छोटे भाई के सामने अपनी पढ़ाई का एक भयावह एक सीन क्रिएट किया। कल अब आपका काम है इस चैप्टर में जो भी सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम्स बताई गई हैं वो पॉइंट्स बना के रखना, कल आगे की क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की क्लास आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।